न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ बेटा सभी ने पढ़ रखा है, राइट। तो उसमें क्या था कि आपके पास दो मासेस हुआ करते थे, और दो मासेस के बीच में जब हम फोर्स निकालते तो हमारे पास फॉर्मूला जो आता था, कुछ आता था हम लोगों के पास। ओके, तो जो बड़ा हमारे पास फॉर्मूला आता था वो होता था F=G m1 m2/r। ये तो बड़ा जो फॉर्मूला था ये ग्रेविटेशन लॉ के साथ था, ठीक है। अभी बेटा हम लोगों को क्या करना है, हमें इसी चीज को पढ़ना है चार्जेस के लिए। हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है चार्जेस के लिए। अब किन्हीं दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है, और वो किसके किसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, उसकी बड़ा स्टडी की थी चार्ल्स कूलम ने। समझे मेरी बात। तो इसलिए बेटा अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस के बारे में, कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगती है, वो कैसे डिसाइड होगा, क्या क्या बड़े फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा, हाँ, तो कूलम्स लॉ ने बता, पहले तो सुनिए बेटा, ये है प्रैक्टिकल यूनिट है। बेटा मेरी आवाज सभी को क्लियर है बच्चा, ठीक है। सुनिए, अगर बेटा हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, पहले आप यहां समझिए। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई भी दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, जो उनके बीच का डिस्टेंस है बेटा वो है R। अगर फॉर्मूला को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बनता है, तो अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ वो कहता है कि जो चार्जेस को, अगर दो चार्जेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का। ये फोर्स होती है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा फोर्स के मैग्नीट्यूड, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। समझे मेरी बात। अगर बेटा हम लोग इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास, अगर इनको मैं कोलैब कर दूं तो फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2/r², और ये आ गया फोर्स। अगर बेटा मैं प्रोपोर्शनल साइन हटा के अगर इक्वालिटी का साइन लिया तो क्या आता है K, ठीक है। तो धीरे धीरे बेटा हम K के बारे में पढ़ते हैं, K क्या होता है बेटा, ठीक है। और K की वैल्यू आप पहले लिख लीजिए कितनी होती है, 1/4 पाई/0। तो यहाँ पर बेटा ये है, समझिए, ये बेटा 4 पाई है बेटा, यूज किया जाता है सॉलिड एंगल के लिए। बेटा एप्सिलॉन बेटा क्या बताएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट इंडिकेट करता है कि आपका चार्ज कहाँ पर है, ठीक है। और नीरज जी प्लीज बेटा आप अपना इंटरनेट देखिए थोड़ा सा, इधर से बेटा बिल्कुल ठीक चल रहा है। ओके, एप्सिलॉन बेटा क्या बताता है, वो बताता है कि आपके चार्जेस पड़े कहाँ हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब है वो कहाँ पर पड़े हैं, इन स्पेस, ठीक है, जहां पर कोई और पार्टिकल नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही बेटा आपका पार्टिकल, आपके दोनों चार्जेस को अगर मैं उठा के स्पेस से किसी मीडियम में ले आऊं तो क्या होने वाला है बेटा, क्या होगा, तो चार्जेस की बेटा जो फोर्स है आपस में वो घट जाएगी। मैक्सिमम फोर्स हमेशा कहाँ लगती है, वैक्यूम में। इसको धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं, क्या वैल्यू होती है के की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। तो कुछ पॉइंट्स को हम याद करेंगे, उसके यूनिट्स के बारे में ध्यान रखिएगा। के का यूनिट भी आपने याद करना है और स्टैंडर्ड का बेटा भी यूनिट आपने याद करना है। मैं आपको थोड़ी हेल्प आउट कर दूं कैसे यूनिट्स बने हैं। ओके चलिए देखते हैं। तो जो आज हमें पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव्स वो हैं फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर बेटा एक वर्ड है जो पॉइंट चार्ज, इसका मतलब होता है जीरो साइज, ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, अब देखिए मेरे पास जो फोर्स है बेटा वो है एक वेक्टर क्वांटिटी, वो बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है दो चीजें इसके पास होती हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है, इनटू डायरेक्शन होगा बेटा। ओके, तो ये कराने से पहले मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स के बारे में बता दूं अबाउट वेक्टर्स के, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊं। ध्यान रखिए बेटा, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए बेटा कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो लिखते कैसे, तो बेसिक फंडा तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बेटा हम कैसे लिखेंगे, हमें पता है किसी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है।
तो डायरेक्शन के लिए बेटा मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर मॉड डाल देते हैं साथ में, और साथ में डायरेक्शन के लिए बेटा हम क्या देते हैं, कैप। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप मॉड नहीं डालना चाहते हो सिंपल आप ए लिख लीजिए, ये भी चलेगा। ठीक है, अगर बेटा मुझे ए वेक्टर यानी अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है, अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बेटा हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है, ओके समझिए बेटा, तो क्या करेंगे, ए कैप को बेटा कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर बाय ए। तो इसको ध्यान रखना, जब भी आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको ऐसे हम लिखते हैं। समझे मेरी बात। तो एक चीज मैं और आपको समझा देता हूं जो आगे बहुत काम आने वाली है आप लोगों के। अब देखिए आपको वेक्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। एक आपको आना चाहिए ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम, दोनों में से एक भी आगे तब भी चलेगा, तो आंसर सेम ही है, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, वेक्टर एडिशन करनी, एडिशन ही है। दूसरा आपको आना चाहिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बेटा, और जो तीसरा आपको आना चाहिए वो अभी आपको आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें बेटा अगर आपको आती हैं तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बड़ी आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सबको डन है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। बेटा वेक्टर क्या होता है बेटा जी, वेक्टर बेटा क्वांटिटी है, जैसे स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो अगर बेटा आपको ये वेक्टर्स के बारे में अगर आपको ये चैप्टर करना है तो मेरी बात में ध्यान सुनिएगा, आपको तीन चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तीनों चीजों के बारे में धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जो डाउट्स हैं आपके वो ना रहे। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेसिक समझते हैं। देखिए पहले मैं आपको सिखाता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्लेशन क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। उसका जो फॉर्मूला होता है हमें मेन उसकी तरफ ही फोकस करना है। ये देखिए, अब रिजल्टेंट मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा बेटा वेक्टर ये है। ध्यान रखना इसमें लगाया मैंने हेड से टेल, हेड हेड से टेल बेटा लगाया है मैंने। ठीक है, तो ये बेटा बनेगा आपके पास रिजल्टेंट। ठीक है, तो अगर मुझे ये हो गया अल्फा और ये एंगल हो गया ए और बी वेक्टर के बीच का, इसका फॉर्मूला बेटा अगर मुझे लिखना है तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। ध्यान रखना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में बेटा हम हमेशा क्या करते हैं बेटा, सुनिए बेटा पहले सुनिए आप लोग प्लीज सुनिए। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर बेटा हम क्या करते हैं, हमेशा दो वेक्टर्स का जो मेन वेक्टर्स हैं ए और बी, एक का टेल होगा दूसरे का हेड होगा। पर पैरेललोग्राम में सिर्फ क्या चेंज आता है, उसमें क्या चेंज आता नहीं, मेरी बात तो समझिएगा। में सिर्फ ये चेंज आएगा कि देखिए टेल से टेल लगेगा, टेल से टेल लगेगा, और रिजल्टेंट जो है बेटा वो अब देखिए रिजल्टेंट कहां से निकलेगा, देखिए ये रहा रिजल्टेंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान रखिए फॉर्मूला वही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सबको समझ आ गया। ओके, अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मुलास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर वैसे अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें इसमें तो ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैराग्राम ज्यादा यूज करते हैं इसमें हमारे पास। ओके, उसके बाद बेटा आसान रहता है थोड़ा सा करने में। आगे सुनिए, आगे बेटा हम लोग यूज क्या करते हैं, आगे बेटा हम लोग यूज क्या करते हैं, आगे बेटा हम यूज करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेटा क्या होता है, सुनिए किसी एक वेक्टर को हमें स्प्लिट करना होता है उसके दो कंपोनेंट्स। जैसे अभी हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को ए और बी को जोड़कर हमने एक उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब उसी तरह एक सिंगल वेक्टर को हमें उसे दो वेक्टर्स में बेटा रिजॉल्व करना होता है। समझे मेरी बात, तो कैसे करते हैं रिजॉल्व, देखिए सुनिए। हम क्या करते हैं, ए वेक्टर लिया और मान लीजिए आपके पास यहां पर एक बी वेक्टर है। ओके, ये होगा थीटा। अब बेटा ए जो है, ए और बी, मेरी बात को समझिएगा बेटा, ए और बी जो है
ये अपन लोग लेते हैं रेड कलर में, ये हो गया बेटा x और बेटा ये हो गया y। तो देखिए अभी जो a है बेटा वो x के ऊपर है, पर b है बेटा ना तो वो x के ऊपर है ना तो बेटा y के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो चीज बेटा आपके कंपोनेंट्स के ऊपर नहीं है उसको कंपोनेंट के ऊपर लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए b है, जिसके बाद थीटा लगा होगा वो क्या बन जाएगा, b cos थीटा, जिसके साथ नहीं लगा बेटा वो क्या बन जाएगा, b sin थीटा। तो हमने क्या किया, किसी एक वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया, इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब लिखते कैसे हैं, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना बच्चा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है दो चीज। तो कैसे लिखते हैं इसको, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए हम लिखेंगे b cos थीटा, ध्यान रखना बेटा हमेशा x की तरफ हमेशा i कैप होएगा और y की तरफ बेटा हमेशा j कैप होएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया बेटा हमारे पास बी वेक्टर लिखने का तरीका। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा, रेजोल्यूशन वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ, सभी को आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। रेजोल्यूशन वेक्टर में हम क्या करते हैं बेटा, हम उस वेक्टर को रिजोल्व करते हैं जो एक्स और वाई के ऊपर नहीं होते हैं। तो एक्स और वाई बेटा आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सर मैं ए का कंपोनेंट लेना चाहता हूं या चाहती हूं तो हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसा करिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी, यही था ना, के अंदर होगा थीटा। तो हम ऐसा करते हैं बेटा कि अब जो मैं एक्स और वाई लूंगा, ये हो गया मेरा एक्स और ये बेटा ये हो गया मेरे पास वाई। अब कंपोनेंट किसके बनेंगे, अब कंपोनेंट बनेंगे ए के। ए के कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, तो देखिए बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे बनेंगे ए के कंपोनेंट, एक बेटा जो बने इधर उसे क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा, तो इधर बनेगा वो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा। तो अगर बेटा मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहता हूँ कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा आई कैप। पर देखो अभी जो जे कैप है बेटा नीचे की तरफ आ गया, वाई के ऑपोजिट चल रहा है ना, पॉजिटिव नीचे, तो क्या लिखेंगे ए साइन थीटा जे कैप। बेटा किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये ए वेक्टर की। आई होप सभी को ये बात क्लियर हो गई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा इसका अगर आपको लेना चाहें तो। ओके डन है बेटा, डन है सभी को आई थिंक। चलिए अब बेटा ये सबने सीख लिया। अब बेटा एक और है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो है फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दूसरा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये तो बेटा हमने बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। और तीसरा बेटा होता है मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का बेटा मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा, जब भी दो से ज्यादा सॉरी जब भी दो से ज्यादा चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करते हो, उसके लिए बेटा हम यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या से बोलते हैं फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। बेटा मेरी आवाज स्लो है, ओके सुनिए, ओके 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 सुनिए बेटा। अब बेटा हमें निकालना है फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मैं अभी आपको ना कुछ पॉइंट्स क्लियर कराता हूँ, सुनिए। अब बेटा मान लीजिए, ये तो हमने बेटा अभी कर लिया था ना, कि अगर किन्हीं भी दो फोर्सेस, अगर दो चार्जेस के हम फोर्स निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हमने कर लिया था, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बेटा, जो हमारे पास अगर मतलब अगर आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है सभी को, अभी हमने इसको कर लिया था, सभी को डन है बेटा, किसी कोई दिक्कत परेशानी, ओके आई थिंक नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब बेटा देखिए मैंने क्या किया, के की वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 9 × 10⁹ ये किसकी वैल्यू है बेटा, के की वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है के का यूनिट क्या होता है, कैसे निकालेंगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आई एम लुकिंग फॉर के ना, तो के को इधर रखा, हम क्या करेंगे फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाय क्यू इंटू क्यू। क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, फोर्स बड़ा होता है न्यूटन और डिस्टेंस के लिए होता है मीटर स्क्वायर, चार्ज के लिए कूलम इंटू कूलम यानी कूलम का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, इसका एसआई वैल्यू पता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायमेंशन फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब साइलर नोड क्या होता है,
एप्सिलॉन नॉट। बेटा मैंने क्या बताया, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कि मेरे दो चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं, और इसके लिए बेटा जो फोर्स की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। ठीक है, आसपास कोई चार्ज ही नहीं है तो किसको अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा जो इसकी बेटा वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बात आती है बेटा, ये तो आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो यूनिट है इसका, उसका डायमेंशनल फार्मूला, ये बेटा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां से आया यूनिट और ये डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। देखिए समझिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो अगर बेटा मुझे एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या आ गया, F Q1 Q2/r²। तो इसका तो बेटा कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट होगा बेटा 1 न्यूटन, चार्ज के लिए होगा बेटा कूलम स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए होगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से बेटा हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, एप्सिलॉन नॉट की। ये आई थिंक सबको रट गई होगी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बेटा आप निकाल लेंगे, ठीक है। यस, क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा अभी तक। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल जो फोर्स था और इसमें जो डिफरेंस है, ध्यान रखिए बेटा, वो मीडियम के, ये बेटा मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है बेटा, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। पर ग्रेविटेशन जो फोर्स थी बेटा, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दोनों में बड़ा मेजर डिफरेंस है। ओके, लिमिटेशंस बेटा क्या है इसकी, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि बेटा ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लाई होता है, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लाई होता है। ओके, देखिए, अगर बेटा मान लीजिए आपका रेडियस और डिस्टेंस दोनों बेटा कंपैरेबल होंगे, मतलब आसपास होंगे, जैसे मान लो इसका रेडियस हो गया 2 मीटर और डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच का 3 मीटर, तो कंपैरेबल है ना, इसलिए बेटा इसके लिए हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। होना क्या चाहिए, डिस्टेंस बहुत अधिक होना चाहिए उसके रेडियस से, तब बेटा आप यहां पर कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक यहां तक सभी को फंडे क्लियर हैं शायद, बताइए बेटा कोई फंडा जो ना क्लियर हुआ हो। अच्छा, अभी तो बेटा हमने पढ़ा कि जो चार्जेस थे बेटा वो हमारे पास कहां पड़े थे, बेटा हमारे पास जो चार्जेस पड़े थे अभी तक, इसको रब कर दूं मैं आप। ओके, तो हमारे पास जो चार्जेस बेटा पड़े थे वो कहां पर पड़े थे, वैक्यूम में। मान लीजिए बेटा सर जब पॉइंट चार्ज नहीं होता तो कैसे करेंगे, बेटा अप्लाई पॉइंट चार्ज के लिए तो बेटा हमें पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा। दिशा तिवारी जी, जब भी हम करेंगे ना कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें सिखाऊंगा आपको। ओके, अभी के लिए तो हम यही समझेंगे, पॉइंट चार्ज अप्लाई नहीं होता तो अप्लाई करेंगे आगे, ठीक है। हाँ, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये समझिए, मान लीजिए अगर आपका कोई चार्ज वैक्यूम में नहीं है तो मीडियम में है, तो क्या करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले बच्चा तो ये देखिए आप लोग, अगर कोई चार्ज आपका वैक्यूम में है तो फॉर्मूला बेटा आप लोगों ने बनाया 1/4 पाई बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये था जब चार्ज हमारा पड़ा था वैक्यूम में। अब बेटा मान लीजिए हमारा कोई चार्ज बेटा पड़ा है मीडियम में, इसके लिए नॉट लिख लेता हूं। इसके लिए बेटा देखिए सब कुछ वही रहेगा, बस एप्सिलॉन आ जाएगा और लिखेंगे Q1 Q2/r²। ये बेटा किसी मीडियम में पड़ा हो सकता है। ध्यान रखना बेटा, फोर्स की वैल्यू हमेशा जो वैक्यूम में ज्यादा रहती है और मीडियम में कम रहती है। बेटा मैंने बता दिया, अब साइलेंट का बेटा मतलब होता है, मैं वही तो बता रहा हूँ बेटा, वो इंडिकेट करता है हमारा चार्ज कहाँ पड़ा है। अब साइलर नॉट, अब साइलेंट क्या बताता है, वैक्यूम में पड़ा है, साइलेंट क्या बताया, किसी मीडियम में पड़ा है, और मीडियम कोई भी हो सकता है। हाँ, अभी सुनिए समझिए बेटा। ओके, तो अगर बेटा मैं दोनों की रेशियो निकालते हैं, रेशियो क्यों निकालते हैं, देखो यार हमें किसी ना किसी, देखो अभी आइडियल है वैक्यूम की जो फोर्स, अगर हम किसी चार्जेस को वैक्यूम में रखे हैं, अगर बेटा जो उसकी फोर्स की वैल्यू आती है तो बेटा हम उसे आइडियल मान के चलते हैं, मैक्सिमम उसी को मानते हैं। उसके साथ बेटा बाकी को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। समझे मेरी बात, हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयर कर देंगे। तो अगर मान लीजिए मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करने के बाद बेटा मैं एक चीज देखूंगा, मेरे पास एक क्वांटिटी आएगी, समझिएगा। इसको ऐसे समझिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूं, फोर्स इन मीडियम को डिवाइड करता हूं फोर्स इन वैक्यूम। तो देखेंगे बेटा
सब कुछ बेटा कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचने वाला है बेटा, आपके पास सिर्फ बचने वाला है, इसको हम उल्टा कर देते हैं ना, उल्टा ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। रुकिए, ओके, यहाँ से हम इसको हम यहीं से डिवाइड मार लेते हैं, साथ आसान हो जाएगा हमारे लिए। फिर तो हम देखेंगे जो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी कटिंग होने के बाद, वो बचेगी सिर्फ हमारे पास अपसाइलर बाय अपसाइलर नॉट। ठीक है, अब ये बेटा रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। समझ आ गया सभी को? ये बेटा बहुत यूज होता है, ये बहुत यूज होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास बेटा एक मीडियम में एक फोर्स है, वो लग रही है 1/4 पाई बाय एप्सिलर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस अपसाइलर को रिप्लेस कर सकता हूं। इसके लिए बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, मैं ऐसा करता हूं, समझिए, मैं ऐसा करता हूं, अपसाइलर नॉट को रख देते हैं हम लोग बाहर, या अपसाइलर को हम रख देते हैं बाहर। बेटा आपके पास क्या बचेगा, देखिए 1/4 पाई बाय अपसाइलर नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये सारी बेटा वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, ये सारी वैल्यू इस एफ नॉट के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एफ नॉट बाय दिस वन। तो हम कह सकते हैं अगर मुझे मीडियम में फोर्स निकालना होगा तो बेटा हमेशा वो क्या आएगा, कम आएगा, किससे, वैक्यूम से। ठीक है बेटा, मैंने बता दी है बेटा, साउंड की वैल्यू बेटा मैंने बता दी है। अभी मैं फिर से अभी उसको पीछे लेके जाता हूँ स्लाइड को, तो आप देख लेना। ठीक है आयुष कुमार जी, ये सब कुछ समझ आया? बच्चा, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है। ओके, क्लियर है? बढ़िया। तो कुछ पॉइंट्स को और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना बेटा, जो कुछ पॉइंट्स को लिखा देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे ओके, मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा। ओके, अब सुनिए कुछ पॉइंट्स के, द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक, ध्यान रख कुछ पॉइंट बेटा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, इसको हम के भी लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, है ना। उसकी बेटा वैल्यू कितनी होगी वैक्यूम, और वैक्यूम के लिए बेटा इसकी वैल्यू बेटा सबसे कम होती है। ठीक है, इसको हम जूम करते हैं। वैसे एयर की जो एयर में जो होती है बेटा, वो होती है बेटा 1.00016, और उसको बेटा हम ऑलमोस्ट 1 के इक्वल लिख लेते हैं। हम ऐसे लिख लेते हैं, फॉर एयर आल्सो इट इज अज्यूम्ड टू बी 1, पर एक्चुअल में नहीं होती है, एक्चुअल में होती है 1.006। ठीक है, तो ये कोई बात नहीं है, टू बी 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा ध्यान रखना, द अपसाइड, जो बेटा अपसाइड जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है बेटा, वो कभी बेटा लेस देन 1 नहीं होगी, मतलब कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती जाएगी, हमेशा बढ़ती जाएगी। सबसे कम 1 है, उसके बाद वो बढ़ती जाएगी, जितनी बढ़ेगी फोर्स उतनी घटेगी। ये बात को आप प्लीज नोट डाउन करना। उसके बाद हमें बेटा ये पता लग रहा है, तो अब जो हमारे पास ई आर की बेटा वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, ऑलवेज क्या होगी, इज पॉजिटिव ऑलवेज, है ना, पॉजिटिव ऑलवेज हो गया। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, ये बेटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। जो ई आर है बेटा, कौन सी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस बेटा क्वांटिटी है, तो डायमेंशनलेस बेटा क्वांटिटी है आपके पास। ठीक है बच्चा, और बेटा थोड़ा समझते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा इसका लिखते हैं हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा ई का क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है m-1 l-3 टी की पावर माइनस सॉरी 4, और ये हो गया। तो याद रखना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के बारे में बेटा आपने समझा, और आई थिंक आपको सभी को ये बात क्लियर हो गई है कि कैसे हमें क्या चीज कहां पर होती है। ठीक है, और कोई किसी का बेटा क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। ओके
यहां तक डन है सभी को? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। तो जब भी बेटा आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन हम सोच लेते हैं, मान लीजिए बेटा मेरे पास वाटर का रिलेटिव क्या बोलते हैं उसको, ईआर की वैल्यू दी है, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है कितनी, 80। तो मुझे बताना है कि क्या रिलेशन आएगा, मतलब कितनी फोर्स कम होगी अगर पहले चार्जेस थे, हम अपन लोग के पास कहाँ थे, वैक्यूम में पड़े थे। अब बेटा मैं पानी में लेके आ गया, तो पानी की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है बेटा वो होती है 80। तो हमें बताना है फोर्स कितनी कम हो गई। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो फोर्स हमारे पास कितनी कम हो गई, देखिए कितनी कम हो गई। समझ आया सभी को क्या? तो ऐसे ही बेटा आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब आइए, अब देखिए यहां तक सभी को क्लियर हो गया है आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा के की वैल्यू बेटा आपको गिवन होगी बच्चा, विनय कुमार जी, वो आपको गिवन होगी बेटा, हर मटेरियल की बेटा अलग दी होती है। ओके विनय जी, बढ़िया। चलिए अब समझिए, चार्ज हमेशा बेटा क्या होना चाहिए, स्टेशनरी। ध्यान रखिएगा बेटा, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर बेटा आपका चार्ज एक्सेलरेशन में है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मनजोत कौर जी, मेरी आवाज बेटा बिल्कुल क्लियर है बच्चा? बेटा के की वैल्यू, के कई बार हम के की जगह ईआर भी यूज करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, के की वैल्यू तो 9 × 10⁹ ही होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना। अब देखिए लैग चार्ज बेटा अगर रिपेल करते हैं, मान लीजिए मैं इंडिकेट करना चाहता हूं, मेरे पास दो चार्जेस हैं। अब पहली बात तो ये ध्यान रखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसका डिस्टेंस, इसकी डायरेक्शन के बारे में बेटा बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे बताएंगे, देखो डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड बेटा हमने निकाल लिया, अब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना जिसके ऊपर फोर्स लगेगी बच्चा उसको पहले लिखेंगे, जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखेंगे। इसलिए हमने क्या लिखा है, F12 जिसके फोर्स लग रही है, 2 जिसने फोर्स लगाई है। उसी तरह मान लीजिए Q2 के ऊपर Q1 फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, F21 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, अगर बेटा अट्रैक्शन में होगा तो ऑफ कोर्स साइन डायरेक्शन बदल जाएगी, बाकी सब कुछ वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी बेटा आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर इस क्वेश्चन को लगाने का मतलब ये है कि आप बेसिक क्वेश्चन करें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो चार्जेस के बारे में बताया गया है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में ये डिस्टेंस है, उनके ऊपर ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो भी है, पर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया ये कहां पर है, तो आप इसको उठाकर रखेंगे वैक्यूम में। उसका फॉर्मूला आप लगाते हैं 1/4 पाई Q1 Q2/r²। तो ये रहा बेटा आपके पास Q1, बेटा ये रहा आपके पास Q2, और बेटा ये आपके पास रहा R। तो क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इस क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो फॉर्मूला होता है ये सिर्फ यूज ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ओके, ध्यान रखना, फिर से बता दूं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डिफरेंस साइन है वो क्या करें, तो जो अट्रैक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ा आता है आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, समझिए मेरी बात। हमारे पास बेटा हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स को। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं? रीजन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशन मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। दोनों के गुण में बेटा फर्क है, ठीक है। हमें बस रेशियो निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। तो रेशियो निकालने में क्या जाता है, पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, क्या जाएगा, K Q1 Q2/r²।
आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 हम लिख लेते हैं E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, दोनों को हम E लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम लोग फोर्स निकालेंगे, ये था मान लीजिए लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, बेटा ग्रेविटेशन के लिए फोर्स आ जाएगा आप लोगों के पास, है ना। बेटा क्या आएगा आपके पास, देखिए G m1 मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लिख दिया। तो अभी तो ये तो कट गया बेटा। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन हमने कैसे की है, ठीक है। हाँ, अब देखिए बेटा इस पॉइंट में कहीं डाउट है, दोनों में रिलेशन आ गया 2.4 × 10⁻³ तो अभी आप तो आइडिया तो आप लोग को हो गया है कि हाँ ऐसा होता है। अब ऐसा करिए कि ये जो वैल्यू है इसको परमानेंटली याद कर लीजिए। कई बार मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव पेपर्स में ये आते हैं क्वेश्चंस, एसआई यूनिट डायमेंशन फार्मूला तो बेटा भरे ही पड़े रहते हैं बेसिक क्वेश्चंस। जैसे नीट का पेपर दिया, जे मेंस का पेपर दिया, फिट्स का पेपर दिया, बीआईटी का पेपर दिया, तो बहुत क्वेश्चंस बेटा इसमें से आपको पूछे जाते हैं। अगर दो चार्ज ही रिपल्शन इन नेचर, इफ वन चार्ज इज इन मोशन then sudden come in rest, if both are in different medium, one is in the air and other in water, then what will happen sir? बेटा दोनों में फोर्स लगेगी, ध्यान रखिएगा बेटा। दिशांत क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुनिए। अगर बेटा एक चार्ज मोशन में है और दूसरा रेस्ट में है, तो समझिए मेरी बात। तो एक टाइम पे क्या होगा, अगर मान लीजिए दोनों चार्ज मेरे रिपल्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम तक बेटा आपने उसकी तरफ फेंका, एक चार्ज को दूसरी तरफ फेंका, ऐसे फेंका, एक एक स्पीड तक तो जाएगा। पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, फिर उसके बाद सारी एनर्जी बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में, फिर सारी बेटा पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, ठीक है। तो बेटा ये जो कंसेप्ट है बेटा हम आगे लगाएंगे, अभी हम लोग बेटा सिर्फ बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपका जो ये क्वेश्चन का आंसर है होगा क्या, तो ये बेटा कुछ आपके पास होने वाला है, इसमें बेटा एनर्जी का भी यूज होगा। तो जब बेटा हम लोग करेंगे ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एट दैट टाइम वी विल डू दिस क्वेश्चन, ओके। अभी आपको एक आइडिया दे देता हूं कि जैसे मान लीजिए अगर एक चार्ज रेस्ट में है और दूसरा मोशन में है, तो क्या होगा, मोशन वाला पहले तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत होगी इसके पास, धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। फिर क्या होगा, फिर जब उसके पास पहुंचेगी फिर अगेन रिपल्शन शुरू हो जाएगी, फिर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। उस समय जो भी फिनोमेना हम क्रिएट करेंगे, जो भी होगा हम उस समय करेंगे। ये बात सभी को समझ आया, ओके। अब बेटा ये आपको सभी क्लियर हुआ, जो मैंने अभी ये वाला नमेगा कराया, अभी जो फ्रंट करंटली चल रहे हैं बेटा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने अभी आपको क्या बताया है, वेक्टर्स के लिए तीन चीजें, वेक्टर्स के न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तीन चीजें आपको आनी चाहिए। मैंने क्या बताया था, ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम। दूसरा बेटा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आपको क्या आना चाहिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और तीसरा अभी पेंडिंग था, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। तो तीन चीजें बेटा जी लिख लो आप लोग, जब भी अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वेक्टर के रिगार्डिंग, फोर्स के रिगार्डिंग, किसी भी चैप्टर के, आपको ये तीन चीजें अच्छे से आनी चाहिए, ओके। चलिए सुनिए, अभी मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में समझाता हूं, कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपने स्टाइल में समझाता हूं, ये समझिए। हाँ, इसको पहले रब करते हैं भाई, तुम मिट जाओ क्योंकि हमें और काम करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे राजदारों बच्चों, सुनो। हमारे पास बेटा एक मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ओके। तो हम क्या करते हैं बेटा, ये है अपन लोगों के पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है, ये यहां से, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, देखो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ओरिजिन डिस्टेंस लिया, तो हम मान लेते हैं जो Q2 चार्ज है ओरिजिन से कितनी दूर है, मान लो R2 वेक्टर दूर है, और ये कितनी दूर है ओरिजिन से, ये R1 वेक्टर दूर है। तो अब ये R1 और R2 क्या है, R1 और R2 को बेटा हम लोग बोलते हैं पोजीशंस वेक्टर, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर्स आर द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं बेटा, जिनका डिस्टेंस हम कहां से मेजर करें, फ्रॉम ओरिजिन, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ओके। अगर मैं कहता हूं जो फोर्स है मेरा, मेरी फोर्स है बेटा वो लग रही है Q1 से Q2 की तरफ, ऐसे मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब Q1 और Q2, मेरा मतलब जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है वो शुरू हुआ है Q1 से, इसे बोलेंगे इनिशियल, खत्म कहां हो रहा है, फाइनल के ऊपर, दैट इज Q2 के ऊपर। इसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बेटा बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
R21 बेटा क्या है बताइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस जो पेज को है बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैं चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना बेटा, हमेशा क्या करना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या लिखेंगे, फाइनल बेटा कितना है आपके पास R2 और इनिशियल बेटा कितना है आपके पास R1। क्या कोई दिक्कत आई अभी तक, नहीं आई है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। मान लीजिए बेटा मैं अपने जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन मान लेता हूं बेटा, सुनिए, मैं अपना जो पार्टिकल है Q1 की मान लेता हूं, ओरिजिन से कितनी दूर है, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख लेता हूं, मतलब उसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो क्या लिखते हैं, सुनिए, लिखेंगे, मान लो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लिया y1 और इसको मान लिया z1। इसको मान लिया कितना, Q2 बड़ा कितने दूर है, मान लीजिए x2 y2 एंड z2। तो करना क्या है, सुनिए बेटा, वेक्टर है, वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, समझिए, x के लिए i कैप, y के लिए j कैप और z होगा तो उसके लिए k कैप हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, यूनिट वेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे राजदारों बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो बेटा R2 की बेटा वैल्यू कितनी है बताइए, x2 i कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, समझे, प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हो गया R1 माइनस, किसको कर रहे हैं बेटा हम लोग, माइनस को कर रहे हैं बेटा, बताइए बताइए, अब इसको क्या लिखेंगे, x1 i कैप y1 j कैप एंड z1 k कैप। ये समझ आया सभी को। अब बेटा हम क्या करते हैं, i को, i कैप को इकट्ठा कर लीजिए, माइनस करिए, तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। ये बेटा हो गया, हमने बेटा उसकी वैल्यू निकाली है। बट बेटा आई वांट दैट, मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां तक सबको समझ आया बेटा, बताइए बेटा जल्दी बताइए बच्चा। हाँ, तो बेटा आई वांट, ये था, ये है वेक्टर फॉर्म, इसे बेटा क्या बोलते हैं, कौन सी फॉर्म बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। बट बेटा वेक्टर के पास तीन चीजें, वेक्टर तो निकाल लिया, अब मैग्नीट्यूड भी निकालना है, उसकी डायरेक्शन भी निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड बेटा कैसे निकाला जाता है बता सकते हैं आप लोग, हम बेटा क्या करते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं सिर्फ, कैसे लिखेंगे इसको, आई कैप जे के लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये है बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, समझे मेरी बात। अब बेटा मैं चाहता हूं इसका यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन को निकालना, तो ये ऊपर वाली डायग्राम मिटा दूं क्या, बताइए, अच्छा, इसको हम आगे वाले कर लेते हैं, ये समझ आ गया सभी को, यहां तक क्लियर है सभी को। देखिए वेक्टर में तीन चीजें तो भाई साहब पक्की हैं, वेक्टर फॉर्म निकल आपको आना चाहिए लिखना, उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना आना चाहिए, और आपको उसकी डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, यानी यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैं सीधा यूनिट वेक्टर की तरफ आऊंगा, सुनिए कैसे निकालते हैं, ऐसे समझिए, आपके पास मान लीजिए एक आर वेक्टर है, समझिए बेटा, मान लीजिए बेटा आपके पास आर वेक्टर है, उसको कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो आर क्या बेटा कैसे लिखेंगे, बताइए 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 जल्दी बताइए, ऐसे लिखेंगे उसको, सबको क्लियर हुआ, ये होता है यूनिट वेक्टर निकाल, तीन चीजें हमने निकाली हैं, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए हमारे पास, ये देखिए हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी पोजीशन है r1 और दूसरी पोजीशन है r2। तो मुझे बताइए r1 और r2 क्या है, ये दोनों बेटा है पोजीशन वेक्टर्स। अब बेटा इनको आपस में सॉल्व करेंगे, इनिशियल फाइनल आया तो क्या किया हमने, r2 माइनस r1, ये समझ आ रहा है सभी को बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है, मेरे प्यारे बच्चों बताइए सबको क्लियर है ये तक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर डन है सभी को, ओ वेरी गुड, ये सबको समझ आया, ये कहां से आया, हमने क्या निकाला, इसका यूनिट वेक्टर हमने निकाला, ये देखो मैंने ऊपर सिखाया ये वाली बात, सीखा है ऊपर अभी हमने ऊपर, ठीक है। उसी तरह बेटा मान लीजिए अगर मैं डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूं तो क्या होने वाला है, चलिए मेरे साथ मेरी हेल्प करिए सभी लोग, ओके।
मान लीजिए डायरेक्शन मैंने अब कर दिया है उल्टा, तो अब क्या निकालोगे? पहले आप लिखते थे इसको R21 लिखा था ना, अब क्या लिखोगे? R12। दोनों बेटा क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है पर डायरेक्शन दोनों की क्या है, ऑपोजिट है। ये देखिए, समझ आ गया सभी को? ये बात सबको समझ आएगी? ओके। तो अगर बेटा मैं यहां पर मैं सोचता हूं कि मुझे फोर्स निकालनी है, तो फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स बेटा कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए बेटा, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और बेटा ये क्या हो गई उसकी डायरेक्शन। ठीक हो गया? ठीक हो गया बेटा? ये सबको समझ आ रहा है? अगर बेटा वेक्टर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ, ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, यहां तक बताइए आप, है ना? तो बेटा मैं अभी इसको थोड़ा सा और बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसको और डिटेल में लिखूं, तो कैसे लिख सकता हूं इसके फॉर्मूले को? मैं और चाहता हूं लिखूं, मैं इस चीज को मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। मान लीजिए फॉर्मूला था 1/4 पाई Q1 Q2 बाय R212 मल्टीप्लाई। इसको बेटा हम कैसे लिखते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? R12 अपॉन R12। ये सबको समझ आया? बताइए बेटा, जल्दी बताइए, क्योंकि मैं इसके ऊपर नमैका करवाने के लिए मैं बेकरार बैठा हूं। ये फॉर्मूला लिखिएगा, ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत आई क्या किसी को? बताइए। सबको क्या क्या निकालना है? सबको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आता है? पहले आंसर दीजिए, सबको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आता है? हाँ या ना, जल्दी। ये देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना और ये है उसका मैग्नीट्यूड निकालना। ये दोनों चीजें आती हैं सभी को? नहीं आती तो लिख लो, लिख लो, लिख लो फटाफट, लिख लो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, आपको ये आता है। आपको बेटा तीन चीजें आपको आनी चाहिए, क्या क्या? वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर निकालना, डायरेक्शन निकालना। ये अपन को डन है। करते हैं न्यूमेरिकल फिर। चलिए, हाँ, अब बताइए। अब मैं आपको सीधा सीधा एक हिंट दे देता हूं, लगाएंगे आप इस चीज को। आसान सा क्वेश्चन है तो मैं से पकड़ लूंगा। इसे मान लेते हैं हम लोग, अरे भाई कहाँ है भाई तू? X1, ये है बेटा आपके पास Y1, ये है बेटा आपके पास Z1। ये बेटा आपके पास हो गया X2, ये हो गया Y2 और ये हो गया Z3, Z2 सॉरी ना। तो ये थे बेटा आपके पास पोजीशन वेक्टर। ये थे बेटा आपके पास क्या थे? पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल यहां था, ये वाला √3 × 10⁻⁹ ये यहां था। दूसरा बेटा यहां पर था, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चा? -10⁻⁶। एक तो बेटा दोनों में अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों बेटा क्या है? इक्वल, दोनों क्या है? ऑपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल नहीं है दोनों को। एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों में अट्रैक्शन होगी। इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है अपन को। देखिए हमारे पास जो बेटा वैल्यू आई है, हाँ, तो बेटा हमारे पास की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0,0,0। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास? 1,1,1। ओके, ये बेटा क्या है? इसे बेटा ये है वैल्यू आपकी R1 की। ये बेटा वैल्यू आपके पास की है किसकी है बेटा? R2 वेक्टर्स की। तो मुझे बताइए, मुझे क्या निकालना है? मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए यहां से मुझे निकालना है 2, 1 निकालना है। ये सबको समझ आ गया? तो कैसे निकालेंगे? सबको सही बच्चों को आता है? सीधा सीधा माइनस करते हैं। क्या करना है अपन लोगों को? क्या करना है? सीधा क्या क्या फॉर्मूला लगता है अपन लोगों को? बताइए। हम निकालते हैं X2 - X1 आई कैप प्लस Y2 - Y1 जे कैप Z2 - Z1 के कैप, राइट। ये हो गया अपन लोगों के पास 2, 1 की वैल्यू। कितने बड़ा वैल्यू आएगी? पुट करिए। 2,1 आई कैप 0,0,1 जे कैप 0,1 के कैप। तो कितना आएगा बेटा? आई कैप, जे कैप और के कैप। इसे बेटा बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। बट आई एम लुकिंग फॉर मैग्नीट्यूड ओनली। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? रूट लगा दूंगा और सभी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दूंगा। तो कितना आंसर आएगा? √3। मैं बेटा डायरेक्शन निकालना चाहता हूं। डायरेक्शन बेटा कैसे निकलेगी अपन लोगों के पास? वो भी आप लोगों को पता है। वेक्टर कितना है बेटा?
इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। क्या लिखेंगे बेटा? 1i कैप 1j कैप प्लस 1k कैप डिवाइडेड बाय √3। सब कुछ समझ आ गया बेटा? क्लियर हो गया सभी को? जल्दी बेटा हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट। सबको क्लियर है? बस ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा सकते हो कि नहीं? देखो चार्जेस की वैल्यू पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास जो मेन कंसेप्ट था वो ये वाला सीखने का था, इसका यूनिट फैक्टर सीखने का था। ये सब कुछ समझ आ गया? न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटा आप कभी भी? आएगा तो बता देना, हम फिर से कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ये हो जाएंगे न्यूमेरिकल सभी? कैसे निकाला है हमने? सिंपल सा क्या किया है हमने, फॉर्मूला तो वही लगा है, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो हमें निकालना आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके बेटा, अब निकालना है मल्टीपल चार्जेस। इसका बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब जब आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस हो तो वो उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन। ध्यान रखना बेटा, एक चार्ज दूसरे चार्ज की फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये देखिए, ये सब बेटा आपके पास है डायरेक्शंस, डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस। देखिए ये सबको समझ आ गया? ये देखो, ये था Q2 फोर्स लगा रहा है, इसके फोर्स को क्या नाम दे देंगे? F12। Q3 फोर्स का नाम क्या नाम दे देंगे? F13। और सिंपली बेटा हमें क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रेडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ एक्रेडिशन। दूसरा तरीका क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके ओके, मैं इस क्वेश्चन को सीधा से समझाता हूं, देखिए ऐसे समझते हैं। हमारे पास बेटा चार चार्जेस हैं, वो कॉर्नर्स पे हैं। ओके, मुझे किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, तो मैं वो उसको चूज कर लेता हूं। तो बेटा क्या होगा, अभी देखिए सबसे पहले दो सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्या डिस्टेंस है बेटा सभी के बीच का? 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं देख रहा हूं जो ये वाला है, जो इसने कितना फोर्स लगाया इसके ऊपर, दैट इज F1। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जिसे नाम दे देंगे हम लोग F2। देखिए F2 हो गया। अब बेटा तीसरा है बेटा, वो बेटा इसको फोर्स लगाएगा, वो लिख लेगा ऐसे करके, दैट इज कॉल्ड F3। राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें करना है सुपर पोजिशन, मतलब हमें क्या करना है? सभी फोर्सेस को ऐड करना है। पर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, पहले F1 F2 और F3 सिंपल उनका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। जैसे मैंने F1 का निकाला, देखिए देखो F1 का और F2 सभी को हमने क्या निकाल दिया? मैग्नीट्यूड निकाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहां तक किसी को? बताइए। F1 और F2 तो निकल सकता है। क्या फॉर्मूला था? के क्यू स्क्वायर बाय जितनी इसकी वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी। F1 और F2 बेटा वैल्यू सेम आ गई, F3 बेटा वैल्यू ये आ गई, ये वाले का। क्लियर हो गया सभी को? अभी बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, अब निकालना है या F3 को मुझे रिजॉल्व करना है। या तो F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल लो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्रेडिशन, या सीधा ही F3 को रिजॉल्व कर दो। मैं क्या करता हूं, F3 को रिजॉल्व करना पसंद करूंगा। देखिए F3 पर रिजॉल्व किया तो क्या आ गया? F3 sin 45 डिग्री और F3 cos 45 डिग्री। तो ये देखो, अब एक ही डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, इधर वाली और इधर ये वाली। सिंपली बेटा हमने क्या किया? सभी को ऐड कर लिया। सबको समझ आ गया बेटा कि नहीं आया? बताइए हाँ या ना। जल्दी बताइए बेटा। मनजोत कौर जी, ये देखिए समझिए, हमारे पास बेटा एक चार्ज है, सुनिए देखिए, हमें बेटा इसके ऊपर चार्ज निकालना, मतलब नेट फोर्स निकालना है। तो बेटा इसके कारण जो फोर्स आएगी इट विल बी F1। तो F1 का बेटा फॉर्मूला निकालिए, क्या आएगा? F1 का फॉर्मूला क्या आएगा? बताइए जल्दी जल्दी। के दो चार्जेस हैं, क्यू क्यू, डिस्टेंस बेटा मान लेते हैं इनके पीछे कितना है? 5 सेंटीमीटर, वट जो भी है, ठीक है। इसका स्केयर कर लेंगे ना, तो दो बार लिख लेंगे इसको। अब बेटा मैं बात करता हूँ F2 की, तो देखो बेटा उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? ये स्क्वायर क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा, इसको मान लेते हैं F2। बेटा इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी। यहां तक समझ आ गया मनजोत जी?
यहाँ तक समझ आ गया मंजूत और नीरज जी ठाकुर जी, समझ आ गया यहाँ तक बेटा? मतलब F4 और F2 की वैल्यू सेम है। F3 बेटा फॉर्मुला निकालना है, तो ये भी बेटा इसको क्या कर रहा है, रिपेल ही कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसका बेटा आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लिखोगे आप इसको? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो कितना बेटा आपके पास आएगा, हम लगा लेंगे। अब देखिए इसके बेटा फोर्स का फॉर्मुला क्या बनेगा, देखिए के क्यू क्यू, डिस्टेंस बेटा अब आपके पास कितना है, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आप लिख लेना, ठीक है। हाँ 5√2 जो भी आएगा, ठीक है। देखिए यही आया बेटा सभी को, देखो F1 और F2 की वैल्यू आ गई इतनी, और F3 बेटा वैल्यू आपके पास आ गई इतनी। क्या कोई दिक्कत है बेटा अभी तक आप लोगों को? बताइए बताइए। अब बेटा मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूं, रिजॉल्व कर लेता हूं किसको, आई वांट टू रिजॉल्व। मैं क्या करता हूं, जो F3 फोर्स है उसको करते हैं रिजॉल्व। कैसे रिजॉल्व करेंगे, जिसका बेटा एंगल लगा होगा बेटा वो क्या बन जाएगा, F3 cos 45 डिग्री, जिसका बेटा नहीं लगा बेटा वो क्या बन जाएगा, F3 sin 45 डिग्री, ठीक है। अब बेटा जिस ये बेटा y है, y के ऊपर बेटा हमेशा क्या आता है, j कैप, j का बेटा इस तरफ बेटा हमेशा क्या आएगा, हमेशा माइनस आई कैप, क्योंकि इस तरफ होता है आई कैप, उसके ऑपोजिट बेटा क्या होगा, माइनस आई कैप। क्लियर है? ये समझ आ गया सभी को? अभी कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा अभी तक, बताइए मुझे, है ना? हो गया सभी को डन काम? बस सिंपली बेटा हमें क्या करना है, तीनों फोर्सेस को ऐड कर देना। हमने क्या किया, हमने F3 की वैल्यू निकाल ली और लास्ट में तीनों को हमने सिंपली क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर, ठीक है। सो बच्चों ये था आपका होमवर्क, ये है आपके पास होमवर्क। प्लीज बेटा अपने होमवर्क को आप कंप्लीट करिएगा, हम मिलेंगे बेटा अगली क्लास में। ओके, तो बेटा एक चीज और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि